Hello friends, welcome to BioVibes. Today's topic is सेल साइकिल। तो इस सेल साइकिल क्या होता है? मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है। तो फिर ये आगे जाके ग्रोथ करेगा, वो साइज़ में बड़ा होगा, उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो ग्रोथ करेंगे, वो सिंथेसिस होंगे, फिर वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, फिर वो 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो न्यू सेल बने ये भी आगे जाके ग्रोथ करेंगे और फिर 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है और इसी प्रोसेस को जहाँ पे पहले सेल ग्रोथ, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल डिवीजन, इसी सारे प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं, जो एक के बाद एक होता है। ये जो 3 स्टेज मैंने आपको बताई, ये सिर्फ एक मेन इवेंट से, इसके पीछे भी और भी बहुत कुछ प्रोसेस होता है जो हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पर ये 3 मेन इवेंट्स से, ठीक है। और इसी ये जो प्रोसेस है इसी को हम नाम दे दिए हैं, जैसे कि G1 फेज, जहाँ पे सेल की ग्रोथ होगी, फिर वो आगे जाके डीएनए सिंथेसिस करेगा, इसी स्टेज को हम S फेज, बस सिंथेसिस फेज बोलते हैं। फिर G2 फेज, जहाँ पे वो सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होगी, उसकी जो नीड्स चाहिए, जो डीएनए डिवाइड होने की जो भी ऑर्गेनेल्स चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए, वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। फिर इवेंचुअली ये आगे जाके सेल डिवाइड करेगा और इसी स्टेज को हम M फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सेल साइकिल की डेफिनेशन। ये बोलता है कि सेल साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या है कि नहीं, ये एक के बाद एक चलता है, इसीलिए इसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बोलता है। तो बाय हुइच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर M फेज आएगा। ये जो पूरे प्रोसेस हमने देखे एक साइक्लिक मैनर में चलता है, इसीलिए हम इसको सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। अब ज़रा सोच के बताइए कि ये सेल साइकिल इतना ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों चाहिए। तो फिर बताइए कि हम कैसे बने हैं। हम एक जाइगोट से बने हैं, है कि नहीं। ये जाइगोट क्या है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो फ्यूज हो गए जाइगोट बन गए। और ये जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। और ये सेल से, जाइगोट से हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने कि नहीं। तो ये एक सिंगल सेल था, फिर हम मल्टी सेलुलर बने। कैसे बने, यही सेल साइकिल के प्रोसेस से। एक के बाद एक डिवाइड हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल की ग्रोथ हुई, सेल साइकिल हुआ, डिवाइड हुआ, सेल की ग्रोथ हुई, फिर हम सिंगल सेल से पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। तो बताइए, यदि ये सेल साइकिल की प्रोसेस नहीं होता तो क्या हम बन पाते, जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाते? नहीं बन पाते। तो यही है सेल साइकिल की इम्पोर्टेंस। तो हमारी एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करती है सेल साइकिल के ऊपर, है कि नहीं। तो हम जाइगोट से मल्टी सेलुलर बन गए, तो फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे हमारी हाइट की और ग्रोथ नहीं होती, कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी और ग्रोथ नहीं होते, तो पर्टिकुलर साइज़ में आ जाता है। तो उसके बाद फिर से क्या ये सेल साइकिल की ज़रूरत है हमारी बॉडी में? हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो इससे समझने के लिए हम कुछ सेल्स की लाइफ स्पैन जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये कुछ सेल्स की लाइफ स्पैन है, जैसे RBC सेल, रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन 120 डेज़ है। तो 120 डेज़ के बाद ये RBC डिग्रेड कर जाता है बॉडी से, तो फिर से और न्यू RBC सेल फॉर्मेशन होता है। तो वो फॉर्म होती है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल में। तो
कैसे फॉर्म होंगे, वो हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल फिर से वो डिवाइड करेगा, फिर वो आरबीसी प्रोडक्शन करेगा। तो सेल साइकिल वहाँ ज़रूरी है। जब 120 डेज़ के बाद आरबीसी की सेल डेथ हो जाती है, उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है, तो उसकी जगह भरपाई करने के लिए फिर से आरबीसी की प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्शन कैसे होगा कि सेल साइकिल के माध्यम से। वैसे ही ये सब लाइफ स्पैन है, जैसे कि स्पॉन्ज सेल की लाइफ स्पैन 2 to 3 डेज़ है, फिर बोन सेल की 25 to 30 ईयर्स है, फिर 30 ईयर्स के बाद फिर वो भी डिवाइड करेगा और फिर न्यू सेल फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो सेल की डिग्रेड हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जिसके लाइफ स्पैन वैरी करते हैं, कुछ ईयर्स को, कुछ मंथ, फिर कुछ डेज़ में वैरी करते हैं। तो उसके बाद वो सेल साइकिल ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बार जब डेथ हो गया वो सेल का, वो सेल डिग्रेड हो गया, तो उसके जगह फिर भरपाई करने के और न्यू सेल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और वो प्रोडक्शन कैसे होगा, सेल साइकिल के माध्यम से ही होगा। तो यस, सेल साइकिल हमारी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस पूरी आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये जो स्टेज है इसी को हम इंटरफेस बोलते हैं, और इस पार्ट को हम एम फेज बोलते हैं। और इंटरफेस फिर सबसे सब डिवाइडेड है 3 फेज में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इंटरफेस हम जानते हैं कि वो प्रिपेरेटरी फेज है, वो प्रिपेयर करता है कि सेल डिवीजन में जो ऑर्गेनेल्स चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए, वो सब इंटरफेज में प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं एम फेज में। एम फेज में हम जानते हैं कि सेल डिवाइड करेगा, और वो 2 तरह और 2 प्रोसेस के थ्रू में डिवाइड करता है। आइदर वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू से सेल डिवाइड करेगा, नहीं तो मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू से। दोनों की प्रोसेस जो होता है सेल डिवीजन के, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि मायोटिक सेल डिवीजन हमारे सोमेटिक सेल में हमें देखने को मिलता है, और मेयोसिक सेल डिवीजन हमारे जर्म लाइन सेल में होता है, और वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों की जो डिफरेंस है, मैं एक सेपरेट वीडियो में वो लेक्चर डाली हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हम यदि पर्टिकुलरली एम फेज की बात करें तो ये भी सब डिवाइडेड है, और उसकी जो सीक्वेंस है और जो इवेंट्स है वो भी 4 भाग में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। कि हम यदि बैक्टीरिया सेल को लेंगे तो उसको सेल पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में उसे 20 मिनट का टाइम लगता है। और यदि मैं एक यूकैरियोटिक सेल को लूँगी तो उसमें भी 18 से 20 आवर का टाइम लगता है ये पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, और यदि मैं एक ह्यूमन सेल को लूँ तो उसमें 24 आवर का टाइम लगता है। तो बेसिकली पूरे इंटरफेस को कंप्लीट करने में ह्यूमन सेल को 23 आवर का टाइम लगता है, और एम फेज के लिए सिर्फ 1 आवर चाहिए उसे। तो इसी ड्यूरेशन से हमें समझ में आता है कि इंटरफेज कंप्लीट करने में उसे 95% टाइम लगता है, और सिर्फ 5% टाइम उसे चाहिए एम फेज के लिए। ठीक है, और यदि में सब डिवाइड के फेज़ में चले तो G1 फेज़ के लिए उसे 11 आवर का टाइम लगता है, S फेज़ के लिए उसे 8 आवर का टाइम लगता है, और G2 फेज़ के लिए उसे 4 आवर का टाइम लगता है। ठीक है, आपको ये जो ड्यूरेशन है इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये इम्पोर्टेंट है। Interphase is called resting phase because it looks to be restive, but physiologically it is the most active phase. हमारे जो मेन फोकस होता है सेल साइकिल का वो है सेल डिवीजन, और वो एम फेज में होता है।
इसीलिए हमको लगता है कि इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है, कुछ नहीं होता, पर एक्चुअल में ये फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि वो डिवीजन के लिए जो भी कुछ प्रोटीन चाहिए, ऑर्गेनेल्स चाहिए, वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसीलिए उसे प्रिपेरेटिव फेज भी बोला जाता है। इंटरफेज को हमने सब डिवाइड किए हैं G1S और G2 फेज में। G1 फेज, जैसे मैंने बोली कि G1 फेज में 11 आवर का टाइम लगता है उसे कंप्लीट करने में। यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, और जैसे कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है और आरएनए है उसका सिंथेसिस होता है। फिर जो भी प्रोटीन चाहिए सेल के लिए उसका भी सिंथेसिस हमें G1 फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आया एस फेज और सिंथेसिस फेज। इसे सिंथेसिस फेज ही हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि एक डीएनए से जब हमें एक दूसरे डीएनए मिले जो कि इसकी कॉपी है, एक डीएनए का कॉपी होता है ये। ठीक है, तो इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या है? मान लो ये क्रोमोसोम है, हमने देखे कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ मतलब एक क्रोमोसोम भी उसका एक कॉपी फॉर्मेशन करेगा। सेम जो भी सीक्वेंस इस क्रोमोसोम में है वो ही जीन सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी को ही हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, देन बोला कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। ठीक है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये जो लाइन को हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो सेंट्रल का डिप्लीकेशन होता है। ये जो प्रोटीन ट्यूबुलिन हो गया या स्पिंडल फाइबर जो बने या फिर सेंट्रल डुप्लीकेट हुए, ये सब हमारे एम फेज में चाहिए। सेल डिवीजन के टाइम ये चीज़ों की हमको ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ हमको एम फेज में चाहिए उसका प्रोडक्शन G2 फेज में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिंथेसिस फेज में डीएनए तो डबल हो जाता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, कॉपी फॉर्मेशन हुआ, डीएनए डबल हो जाएगा, पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है। ये कैसे, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, हमको पता है कि हमारे ह्यूमन क्रोमोसोम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। पर यहाँ पे मैंने जो इमेज में 2 क्रोमोसोम को ही लेकर आपको समझाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि यदि मैंने 23 पेयर ली तो वो डायग्रामेटिक समझना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप समझिए कि ये 2 क्रोमोसोम है मान लीजिए, और क्रोमोसोम 2n है, मेरा डीएनए भी 2c है। तो डीएनए का जो अमाउंट को 2c के फॉर्म में मैंने लिखी हूँ, और 2c अमाउंट में उसे बोला जाता है। तो जब एस फेज आया, इस फेज में क्या होगा, हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस होगा, एक न्यू डीएनए फॉर्मेशन होगा। तो न्यू जब डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए डबल हुआ, तो ये एक 1 क्रोमोसोम है, डीएनए डबल हो गया। आपको दिख रहा है कि डीएनए डबल हो गया, पर ये सेपरेट नहीं हुआ, वो एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो कॉपी फॉर्मेशन हुआ जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड बोले, वो जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, वो अलग व सेपरेट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हम उससे एक क्रोमोसोम नंबर पे ही काउंट करेंगे, उसे 2 नहीं बोलेंगे। पर वो उसका जो अमाउंट है वो डबल हो गया है, डीएनए तो बढ़ गया है ना, सिंथेसिस होकर डबल हो गया, इसीलिए यहाँ पे 2c से डीएनए 4c हो गया, पर क्रोमोसोम सेम रहा। 2na जैसे था वैसे ही क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। ठीक है, तो G2 फेज में भी सेम रहा कि क्रोमोसोम तो वही है, डीएनए भी 4c है। ठीक है, यदि वो सेंट्रोमियर से अलग हो जाता तो फिर हम उसे बोलते हैं कि हाँ 2 क्रोमोसोम हो गया। जब तक वो सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं, हम उसी टाइम तक उसे
एक ही क्रोमोसोम से काउंट करेंगे और उसके एक सिस्टर क्रोमैटिड और उसका कॉपी फॉर्म समझेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम फेज। थैंक यू।